बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। अडयाला जेल में 466 दिन से कैद बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद समेत पूरी दुनिया में एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि इस बार एहतजाज हतमी और फैसला कुन होगा और हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक बानी पीटीआई रिहा नहीं हो जाते। इस्लामाबाद की तरफ से फैसला कुन मार्च के लिए बानी पीटीआई ने कमेटी भी कायम कर दी है। ताहम वकील पीटीआई फैसल चौधरी के मुताबिक कमेटी के नाम मंजर-ए-आम पर नहीं लाए जाएंगे ताकि उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने सवाबी जलसे में हुकूमत को ललकारते हुए कहा था कि इस बार हम कफन बांध कर निकलेंगे, उन्होंने आज फिर कहा है कि एहतजाज की फाइनल कॉल आ गई है, मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। हुकूमत बज़ाहिर तो यही शो कर रही है कि उन्हें पीटीआई के एहतजाज से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब देखना ये होगा कि वो किस तरह से इस एहतजाजी कॉल को डील करेंगे। और तहरीक इंसाफ जो पहले भी आर या पार के दावे कर चुकी है, क्या इस बार वाकई ही बानी पीटीआई को रिहा करवा पाएगी? दूसरी जानिब एक तरफ जहां भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब शदीद स्मोक की लपेट में है और मरियम नवाज स्मोक के खात्मे के लिए भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी का इंदिया भी दे चुकी हैं, वहीं पर ऐसे में भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आने से इनकार कर दिया है। 29 साल के बाद पाकिस्तान किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है, मगर भारतीय हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हरधर्मी की वजह से ये इवेंट मुतासिर होने का खदशा है। आईसीसी भी परेशान है कि इवेंट को पाकिस्तान में ही करवाना है या फिर भारत के लिए हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाना है, क्योंकि भारत हर बार खेल को सियासत की नजर से देखता है और अगर भारत के कहने पर आईसीसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाता है तो क्या पाकिस्तान को इवेंट में शिरकत करनी चाहिए या हमें स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए? इन तमाम टॉपिक्स पर प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब। अब से कुछ ही देर में साराना साबी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन कॉल पर। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब अपना वक्त देने के लिए। फैसल साहब, आज आपकी मुलाकात हुई बानी पीटीआई से और बाहर मीडिया टॉक करते हुए आपने बानी पीटीआई का जो पैगाम था वो लोगों तक पहुंचाया। अब उस पैगाम से मुतालिक मेरे कुछ सवालात हैं, मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप न सिर्फ अपने वोट और सपोर्टर को आगाह करें बल्कि हमारी भी थोड़ी रहनुमाई करें। ये बताइएगा कि एहतजाज की कॉल जो है वो तो दी गई है 24 नवंबर की, लेकिन इसका आगाज कब से होगा, कब तक के लिए होगा और क्या ये एहतजाजी कॉल किसी धरने या लॉन्ग मार्च में भी कन्वर्ट हो सकती है? नहीं, ये एहतजाजी कॉल जो है ये है ही धरना, और जब तक मुतालबात की मंजूरी नहीं होगी तो ये तो धरना जारी रहेगा। यही एहतजाज का जो आज मॉड्यूल है वो तय किया है। अपना उन्होंने खान साहब ने जब ये अनाउंस किया है जी। फिर इसका उन्होंने ये कहा कि जब तक मुतालबात जो 4 मुतालबात उन्होंने रखे हैं, यानी इलेक्शन मैंडेट जो है उसकी वापसी, 26वीं आईनी तरमीम का रोल बैक होना, आइन और जमहूरियत की मुकम्मल बहाली और जो कैदी हैं उनकी रिहाई तक ये एहतजाज जारी रहेगा। तो ये एहतजाज से ज्यादा धरना है। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, ये भी फरमाई दीजिएगा कि इस बात की गारंटी क्या है कि इस बार अली अमीन गंडापुर साहब गायब नहीं होंगे या फिर इंगेज नहीं कर लिए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब वो एहतजाज छोड़कर वापस गए थे तो कारकुनान में खासी मायूसी पाई गई थी। देखिए, पिछली बार के हालात और थे, इस बार इमरान खान की कॉल है जो डिफरेंट है, उनकी डायरेक्ट कॉल है, डायरेक्ट हुक्म है और इसमें तो तमाम लीडरशिप को, अली अमीन गंडापुर तो ज़ाहिर मार्क हो जाते हैं क्योंकि सीएम है, तो बाकी लीडरशिप का भी तो काम है ना जी, तो बाकी लीडरशिप भी होगी। और ये इस बार जो है ये कॉल इमरान खान ने दी है, उनके एमएनएज, एमपीएस एवं टिकट होल्डर्स, वर्कर्स, सिविल सोसाइटी, वकला, इन सबको उन्होंने दावत दी है कि मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए खड़े हों और अपने हकूक के असूल के लिए जो है वो उनका साथ। ठीक। अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें थी, क्या उसको एक साइड पर रखकर, उस ग्रुपिंग को साइड पर रखकर तमाम लोग इस एहतजाज में शरीक होंगे, तमाम इख्तलाफात साइड पर रखकर शमूलियत अख्तियार की जाएगी? देखिए, इख्तलाफात तो नहीं होते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन इमरान खान साहब की कॉल के बाद वो कोई जो सारी यकसुई है पार्टी के अंदर है, पार्टी एक पार्ट होके, एक धड़ा होके और एक यकजान होके ये बात करे, पूरी यकसुई के साथ इमरान खान से रिहाई के लिए हर बंदा कोशिश करेगा। And who is going to lead this protest? कौन होगा? और This protest will be led by the political committee which is formed by Imran Khan साहब और जिनके नाम जो हैं after his permission
वो रिवील करेंगे तो कर दिए जाएंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये भी फैसल चौधरी साहब कि वो रूपोश रहनुमा जो कि अरसे दराज से मंजर आम पर नहीं आए, मैं नाम लूंगी यहाँ पर हमाद अजहर साहब का, असलम इकबाल साहब का, मुराद सईद साहब, और इसके अलावा भी चंद और नामों की एक तवील फहरिस्त है कि चूंकि ये फाइनल कॉल है और पूरी दुनिया में एहतजाज का कहा गया है, ओवरसीज को भी कहा गया है, तो क्या अब ये रहनुमा हमें मंजर आम पर नजर आएंगे लब्बैक कहते हुए? देखिए, हमाद अजहर को तो मैंने लाहौर में भी देखा है, संजानी में भी देखा है, वो स्वाबी में भी थे। बाकी ये बात तो पॉलिटिकल कमेटी जो है वही मोडालिटी तय करेगी और वही बताएंगे कि ये जो रुपोश रहनुमा है या जो बावजूद जो है किसी वजह से मफरूरी है, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, इसका इल्म जो है वो इस वक्त मुझे नहीं है। अच्छा, फैसल चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल मैं अब आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या किस हद तक वाज़े इम्कानात हैं कि एहतजाज से वो मकासद आप लोगों को हासिल हो जाएंगे कि जिसके लिए खान साहब ने फाइनल कॉल दी है, और क्या इससे खान साहब की रिहाई मुमकिन होती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, कोशिश होती है हमेशा, एहतजाज जो है वो एक तरीक़ेकार होता है। उम्मीद वासिक है कि इमरान खान की कॉल के ऊपर कौम लब्बैक कहेगी और बाकी मामला जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई समेत जो बाकी तमाम अहम मामलात है वो तमाम हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील फैसल चौधरी साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर थे और क्लैरिटी के साथ उन्होंने कह दिया कि खान साहब के निकलना होगा। और चंद रूपोश रहनुमाओं के हवाले से भी मेरा सवाल था, मैं चाह रही थी कि इस पर मुझे कोई ठोस जवाब मिलता, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी की कमेटी ये फैसला करेगी जिसको ये टास्क सौंपा गया है कि आखिरकार क्या ये वो लोग मंजर आम पर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। रिजवान साहब, स्टार्ट करती मैं जरा आपसे, ये तो क्लैरिटी आ गई कि ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये धरना है। धरने के मकासद आपको हासिल होते हुए किस हद तक नजर आ रहे हैं, और इस एहतजाज का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब? देखिए, पहले ज़्यादा मुनासिब होता कि मेरे भाई इसार राना से पूछ लेते, लेकिन बहरहाल आपने मेरे गले में ये भारी तोक डाला है। देखिए, धरना अगर देना है तो धरने के मुकाम तक पहुंचना भी है, और धरना कोई वो तो नहीं होना ये इस दफ़ा कि शाम को आप आ गए 6 बजे और 8-9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक हल्ला गुल्ला करके घर वापस चले गए। जब धरना देना है तो फिर धरना देना है, तो उस वहां तक पहुंचना असल में पहला इशू होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे ये समझ नहीं आई कि फैसल चौधरी साहब जो हैं ये वकील हैं, लेकिन पार्टी के अंदर इनके पास कोई ओहदा नहीं है। पार्टी ने तो गुज़िश्ता दिनों इनके पॉलिटिकल कमेटी में आने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी। फिर इमरान खान साहब ने जेल के अंदर इनकी और सलमान अकरम राजा साहब की सुलह भी करवाई, जिसके नतीजे में ये हुआ। और इसलिए मतलब कि लेकिन खान साहब के एतमाद का वोट उन्हें हासिल है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर इनके तरफ वो इत्मीनान का वोट हासिल है तो फिर उस सदर का, सेक्रेटरी का और तर्जुमान का, जो पार्टी के पॉलिटिकल तर्जुमान हैं, उनका क्या किया जाए कि उनके लिए, उनके जरिए, या तो एक तो बात ही कि उनके जरिए आपने अनाउंस नहीं किया। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आप कल या परसों के लिए उनको तलब कर लेते हैं कि वो भी हाजिर हों और वो लेके जाएं। लेकिन अब तक की जो अलीमा खान साहिबा की जो टॉक है उसमें और फैसल चौधरी साहब की टॉक के अंदर इस हवाले से कोई रिप्लाई नहीं है। और तीसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि फैसल चौधरी साहब ने भी कही और शायद अलीमा साहिबा ने भी कही, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन कि धरने को पोस्टपोन करने का जो इख्तियार होगा वो उस कमेटी के पास होगा जो कि बानी पीटीआई नामजद करेंगे। ठीक है, और बानी पीटीआई नामजद करेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि एक ऑप्शन ये है कि हमें कोई कायल कर ले तो हम धरना पोस्टपोन भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन उन्होंने खुला रखा है। और जबकि आप भी कुछ हद तक अग्री करेंगे, आपके पास भी हमारे पास भी जो खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं से ये तासुर जरूर मिलता है कि खान साहब के साथ बैकडोर कोई ना कोई एंगेजमेंट जरूर है। अच्छा, मैं एंगेजमेंट लास्ट टाइम जो है वो तो जाहिर है कि आज उनकी इस अनाउंसमेंट से लगता है कि लास्ट टाइम जो पोस्टपोन हुआ था वो उनकी मर्जी से नहीं हुआ था। मुझे आज की उनकी स्टेटमेंट से लगा है वो शायद गंडापुर साहब ने अपने लेवल के ऊपर फैसला लिया था। लेकिन मुझे इस बात के ऊपर भी हैरत हुई कि जो बातें इन्होंने पॉसिबली आज अनाउंस की हैं, हाँ जी, उनका काउंटर जो है वो राना सनाउल्लाह 3 दिन पहले एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के कर चुके हुए हैं। आगे बढ़ के इस पर भी बात कर लेते हैं। इसार राना साहब, ये तो लाहासिल बहस है, या मैं कहूंगी कि शायद इसके ऊपर बात करना भी इतना जरूरी नहीं है कि फैसल चौधरी साहब ने बाहर आके बताया, किसी और ने बताया, कॉल देनी थी, कॉल दे दी गई, लेकिन ये कॉल अब एहतजाज नहीं होगी, ये एक धरना होगा। और मेरा सवाल, मैंने उनसे भी जवाब लेना चाहा, लेकिन आप भी बता दीजिए, आपको इस
फाइनल कॉल में मुराद सईद, मियां असलम इकबाल साहब, हमाद असद साहब और इसके अलावा दीगर लोग नजर आ रहे हैं, और बड़े वो खवातीन लीडर जो खासी आगे आगे हमें नजर आई, वो भी आपको नजर आएंगी? जो ये कमेटी होगी उनमें कौन लोग होंगे, उनके नाम क्यों नहीं लिए जा रहे, ठीक है ना। ये कमेटी वही है जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी लॉयल्टी इमरान खान से साबित कर दी। सही। और इमरान खान को पता है कि ये जितने बाहर दर्शनी पहलवान हैं ये तो सारे मुनाफिकीन हैं, सारे तो नहीं चले, मतलब कोई थोड़ी रेशो आगे पीछे करके। जो मौजूदा क़यादत है उनमें कुछ पे तो यहाँ तक इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुछ सेनेटर्स को खुद पकड़वाया, यहाँ तक कि लोकेशन भेज के पकड़वाया कि जी यहाँ पे है, पकड़ लें आप उसे, ठीक है। तो ये कॉल मुझे लगता है हुकूमत से ज़्यादा मुनाफिकीन के लिए भी है। अच्छा। और वो उनके चेहरे एक्सपोज करने के लिए है कि वो लोग भी बाहर निकले, आए, अब आके लीड करें अगर वो लीडर हैं तो, और अगर वो लीडर नहीं है तो फिर उनके चेहरे एक दफ़ा क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मॉब निकली, जो कि निकलेगी, तो हो सकता है कि ऐसे कुछ चेहरे सामने आके उन्हें लीड करें जो अभी हमारे सामने नहीं है। अच्छा, और वो चेहरे क्योंकि कौन ये से हो इमरान सकते हैं? खान की- क्योंकि हाँ क्योंकि जी, जो- कारकुनान पिछले वाले एहतजाज से खासे नाला, खासे खफा से हमें नजर आए, उनका मोराल हाई करना बहुत जरूरी हो चुका है, एक मोबिलाइज करना होगा उन्हें। देखें, बात ये कि जैसे ये शुरू होगी तो एक गाना भी पीटीआई का शुरू होगा कि रुख से ज़रा नकाब हटाओ मेरे हजूर, तो फिर रुख से नकाब भी हटेंगे मुनाफिकीन के भी और जो खड़े हैं उनके भी। अच्छा। तो आने वाले दिनों में ये डू एंड डाई की सिचुएशन है, लेकिन इमरान खान ने फिर यहाँ पे एक मैं समझता हूँ सियासी पत्ता खेला है कि ये कमेटी को इख्तियार होगा कि वो कॉल ऑफ कर दे या इसे लंबा कर दे। और जो आपने अभी बात की, मेरी भी राय यही है कि खान साहब या ये लोग जो जिनका वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंगेज जरूर हैं। आज भी इमरान खान की एक केस में रिहाई हुई है और फर्दे जुर्म भी टल गई, जो हम बड़ा तो समझते थे कि फर्दे जुर्म लगने जा रही है। लास्ट टाइम लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के मामला है उस पर गालिबन ये हुई है जमानत रिहाई। हाँ जी, वो तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब की भी आनिया जानियां हैं, ये उसी का रद्द अमल है। ठीक है, ये शाह सलमान से मिलना जाके आपका ये सारा कुछ उसी का रद्द अमल है। अनवर अज़द साहब से भी जरा खबर भी मिलूंगी। अनवर अज़द साहब, आपको मालूम है कि कौन लोग कमेटी का हिस्सा होंगे, और ये 24 नवंबर की तारीख का तयन क्या इसीलिए किया गया क्योंकि मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है? अब अगर कारकुनान को कहा भी जाता है कि आपने इस एहतजाज को धरने में कन्वर्ट कर देना है तो जरा बेहतर हो जाएगा, सूटेबल एक कंडीशन होगी एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से? वज़ीर-ए-आज़म कमेटी में सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब, और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर होंगे, सलमान अकरम राजा होंगे, फैसल चौधरी होंगे, अली अमीन गंडापुर होंगे, और साबिक जो स्पीकर है असद कैसर होंगे, और मुमकिन है अलीमा खान साहिबा भी इस कमेटी का हिस्सा हों। जी, ये वो लोग होंगे जो इस कमेटी को और इस जलसे के और इस जो फाइनल कॉल है इसके हवाले से बातचीत करेंगे। अब मुझे ये लगता है है कि सियासत में एक तो कुछ भी हतमी नहीं होता, और गुफ्तो शनीद और बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए आप आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर बातचीत जो है वो रुकी हुई है, अच्छा। आगे नहीं बढ़ पा रही। इसी वजह से देखिए, सियासत में फाइनल कॉल कुछ नहीं होती। मुमकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए इस जो प्रोटेस्ट है फाइनल कॉल को आगे लेकर जाना पड़े, फाइनल कॉल को रोकना पड़े, फाइनल कॉल धरना की सूरत में इख्तियार करे, बल्कि आप एहतजाज करो फिर वापस चले जाइए। मुझे ये लगता है कि जो मुज़ाकरात रुके हुए हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए ये प्रेशर टैक्टिक्स है जो आपने फाइनल कॉल दी है, क्योंकि सियासत में हतमी चीज कुछ भी नहीं होती। और इस दफा बानी पीटीआई बड़ी अच्छी तरीके से अपने कार्ड प्ले कर रहे हैं, उन्होंने ये कमेटी बना दी है। अब ये कमेटी के पास मैंडेट भी होगा कि वो इस कॉल को कॉल ऑफ कर दे, इसको धरने की बजाय आप इसको सिर्फ एहतजाज कर दे। मुझे लगता यह है कि ये मुज़ाकरात को आगे लेकर जाने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर ये फाइनल कॉल दी गई है। एक प्रेशर का तो जिक्र आप कर रहे हैं ना, जो पीटीआई डालना चाह रही है, ठीक है, अपने मुज़ाकरात की मंजूरी के हवाले से, लेकिन एक प्रेशर मैं भी आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आपको लगता है कि आज से लेकर या कल आने वाले दिनों में लेके आप में बैठकर हर चौथे पांचवें घंटे में ट्वीट कर रहे होंगे या ब्रेकिंग देख रहे होंगे, हुकूमत ने फलाने बंदे पे छापा मारा पकड़ लिया, फलाने घर पे छापा मारा पकड़ लिया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, क्योंकि हमने देखा है कि पीटीआई के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत माजी में ये सब कुछ करती रही है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और एक बात
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इन्फॉर्मर भी हैं, जो सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्क्लोज कर देते हैं। एक तो कमेटी को के नाम ना जाहिर करना, ये एक बात है। दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस दफ़ा हुकूमत ने तय किया हुआ है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डी चौक पर नहीं आने देना, उनको शहर के बाहर ही आपने रोकना है। एक वजह ये, और दूसरी वजह ये देखिए कि आप कमेटी के नाम को डिस्क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली इन लोगों को पहले अरेस्ट कर लिया जाएगा। जैसे आपने देखा दफा 144 नाफिज करके आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। फिर जो दहशतगर्दी का जो कानून में तरमीम की गई है उसमें भी आप देखें ना, लॉ एंड ऑर्डर की अगर सूरत पैदा करते हैं, आप हुकूमत को डिस्टेबलाइज करते हैं, तो कोई भी हुकूमत बहाना बनाकर, माजी में भी हमने देखा, तो वो इन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर सकती है, कारकुनों को डिमोरलाइज करने के लिए उनके घरों पर छापे मारे जा सकते हैं। उनको हुकूमत ने ये तय किया हुआ है वज़ीर दाखिला ने कि किसी तरीके से इनको इस्लामाबाद के अंदर आपने इंटर नहीं होने देना। तो उसके लिए पॉइंट आपका आ गया। मैं आपकी बात से ही, बल्कि एक सवाल ये भी निकला है कि जो भी साराना साहब फरमाए थे, रिजवानी साहब, पीटीआई के अंदर जो मुखबर बैठे हैं, पीटीआई के लिए सबसे बड़ा खतरा वो है या फिर हुकूमत? मेरा ख्याल है कि उनको मुखबर कहना ना ज्यादती होगी। जैसे अभी इसार राना ने कहा और उनसे पहले फैसल चौधरी साहब ने कहा कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ख्याल के लोग हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि मतलब कि हतमी नतीजे तक धरना जारी रहना चाहिए। जबकि इसी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमें कुछ लोग धकेल रहे हैं कि हम डी चौक में जाएं। हमें पता है कि वहां पे जाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या कॉस्ट होगी। हम इस लेवल के ऊपर ये अफोर्ड नहीं करते ये हमाकत करना। मतलब इस तरह के अल्फाज थे उनके। और उन्होंने उसके बाद फिर शेड्यूल दिया था, एक सवाबी जलसा, एक कोयटा का जलसा और एक कराची का जलसा। 3 जलसों का उन्होंने शेड्यूल अनाउंस किया था। तो नुक्ता नजर का इख्तिलाफ हो सकता है, मैं उनको मुनाफिक भी नहीं कह सकता। नहीं, मेरी सबसे सवाल ले लीजिए कि सर, सलमान अकरम राजा एक सियासी लीडर नहीं है। सियासी लीडर को पता होता है कि हैयत और नौयत क्या हो सकती है अपनी बात मनवाने की। तो आपको नहीं लगता कि अगर एक सियासी, ये पॉलिटिकल माइंड का बंदा इन तमाम तर मामलात को देखे तो ही बेहतर होगा? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन अब जाहिर है कि वो सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं भी पार्टी के, और सेक्रेटरी जनरल वो होता है जो कि बकायदा एंकर होता है, उसने पार्टी को लेके चलना होता है। तो सेक्रेटरी जनरल अगर हैं वो उनकी बात को ऑथेंटिक ना माना जाए तो बैरिस्टर गौहर साहब की बात के ऊपर आ जाते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब भी उनके हमें हमनवा नजर आते हैं इस मसले के ऊपर कि हमने डी चौक में नहीं जाना। तो अगर बानी पीटीआई ने ये मुनासिब ख्याल नहीं किया कि मैं ये कॉल इनके मुंह से करवाऊं, ठीक है, और उन्होंने वो फैसल चौधरी साहब के मुंह से करवाई है, तो मुझे तो ये एक किस्म का इन लोगों के ऊपर भी अदम एतमाद लगता है कि आप मेरे एजेंडे को लेके नहीं चल पा रहे। ठीक है। इसारा नसाब, प्रोग्राम के आगाज में आप नमाज के उस पे थे, वक्फे पे, हमने एक शॉर्ट सुनाया अपने नाज़रीन को राना सनाउल्लाह साहब का, जो कि एडवाइजर टू पीएम भी हैं और हुकूमती सतह पर देखा जाए तो स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक खासी अहमियत के हामिल सीनियर मेंबर समझे जाते हैं, थिंक टैंक का हिस्सा है जहां से फैसले होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि गैर मामूली अंदाज में निपटा जाएगा। तो वाकई डी चौक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पीटीआई के लिए, और अगर वो वहां पर पहुंच जाते हैं तो किस किस्म की कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे? क्योंकि जब वो वजारत दाखिला पंजाब की उनके पास थी, वो तब भी बहुत सख्त वजीर दाखिला थे। अच्छा देखिए, गैर मामूली अंदाज में निपटने का तो ये है कि जो 26वीं तरमीम है वो क्या गैर मामूली अंदाज में नहीं हुई हुई, और उसके बाद जो 40 मिनट में तरमीम हुई वो गैर मामूली अंदाज में नहीं हुई। हुकूमत जो भी काम कर रही है वो इंतहाई गैर मामूली अंदाज में कर रही है, और उसका कोई काम मामूल के मुताबिक नहीं है। और देख लेना कि ये सारी सिचुएशन वैसे गैर मामूली कामों में और मजाक में बहुत फर्क होता है। ये जो इन्होंने किया है ना, ये आवाम के साथ मजाक किया है, ये गैर मामूली काम नहीं थे। नहीं, इसे आप कहें गैर मामूली मजाक किया, गैर मामूली, ठीक है ना, जो उन्होंने किया है। तो मामूली मजाक नहीं, गैर मामूली मजाक किया है। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह साहब जो भी कहें, राना सनाउल्लाह साहब का तो ट्रैक ये भी है कि उन्होंने एक्सपायरी जो वो आंसू गैस थी वो भी फेंकी थी। लेकिन अगर आप धमकियां देंगे किसी के जमहूरी अमल को रोकने के लिए, और हम कहेंगे कि हम तो फिर तुम्हें देख लेंगे, कुचल देंगे, तो फिर उससे वो हालात तो और ख़राब होंगे। बेहतर तो ये था कि हुकूमत, मैं भी चूँकि बड़ा अच्छा बोलना, शुभ बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई रजी ने बड़ी अच्छी बैलेंस बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। जिन्हें मैंने मुनाफिकीन कहा, उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं, मेरा ख्याल है उन्हें कहा कि मुख्तलिफ ख्याल के लोग हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि जिसे हम गाली दें, अगर रजी उनके साथ प्यार करें तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो पीटीआई के लोग ही क्यों ना हो। लेकिन असल चीज़ ये है
کہ اگر انگیجمنٹ کہیں پی ٹی آئی کی ہے تو یہ حکومت اپنے منہ پہ کالا کیوں ملنا چاہ رہی ہے؟ اگر انگیجمنٹ ہے تو یہ کیوں ایسی فسطائیت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہسٹری میں یہ لکھا جائے کہ یہ وہ جمہوریت کش لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا. why don't they expose the real faces؟ ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب میں پرسنلی پسند کرتا ہوں. نون لیگ میں وہ ان چند لوگوں میں سے ہے جو اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہے چاہے اس کے کچھ بھی اثرات نکلیں, لیکن اس کے باوجود رانا ثناء اللہ صاحب اس ٹائم میٹر نہیں کر رہے. میٹر وہ لوگ کر رہے ہیں جو جن کے ساتھ براہ راست عمران خان کا میچ ہے, وہ اسے کیسے ڈیل کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا, رانا ثناء اللہ صاحب بیان دے دیں, انٹرویو دے دیں, کوئی فرق نہیں مجھے ایک پڑتا. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اور اہم میچ بھی میں ذکر کروں گی, لیکن جانے سے پہلے اپنا ایک اوپینین میں دینا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ احتجاج خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے اور حکومت وقت کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. انہیں سوچنا ہے انہیں ڈی چوک پہنچنا کیسے, اور حکومت نے یہ حکمت عملی تیار کرنی ہے کہ انہیں روکنا کیسے ہے, اور پھر وہ جو انگیجمنٹ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے جو ہمارے تجزیہ کار کر رہے ہیں وہ واقعی آگے بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی, اس پر بھی بہت سارے سوالی نشان ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیون, پبلک اوپینین. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, بریک کے بعد کچھ بات کر لیتے ہیں چیمپئنز ٹرافی 2025 کی, کہ جس کے حوالے سے بہت ساری چمگوئیاں ہو رہی ہیں اور کچھ کلیئرٹیز بھی سامنے آ رہی ہیں, کیونکہ معاملہ تاحال لٹکا ہوا ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارتی ہرڈرمی کے باعث آئی سی سی کو قانونی چارہ جوئی کا بھی خطرہ ہے. ہو یہ رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے ابھی تک یہ اناؤنسمنٹ نہیں سامنے آ رہی ہے کہ آیا کہ وہ واقعی پاکستان آئے گا یا پھر انڈین ٹیم پاکستان نہیں آئے گی. تاہم ہم نے یہ دیکھا کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کیا اور پی سی بی نے پھر آئی سی سی کو خط لکھا, جس میں ایک واضح طور پر کہا یہ گیا کہ ہمیں ہائیبرڈ ماڈل قبول نہیں ہے, بھارت کے بغیر بھی پاکستان چیمپئنز ٹرافی کروا سکتا ہے. اچھا, اب اس خبر کو جب ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے تھے تو چند جملے میں نے پڑھے مختلف ویب سائٹس پر. کہا یہ گیا کہ حکومتی ذرائع نے کرکٹ بورڈ کو واضح کیا, حکومت نے بورڈ کو تلقین کی, حکومت نے بورڈ کو پیغام دیا. بھائی حکومت کے کس ممبر نے کس کو پیغام دیا؟ کیونکہ کیا وزیر داخلہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں, وہ چونکہ سینیٹر بھی ہیں, کون کس کو کمیونیکیٹ کر رہا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. انور رضا صاحب, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کس حکومتی ممبر نے کس کو میسج کنوے کیا اور پھر کس نے پیغام آگے پہنچایا, اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ آئی سی سی کو خط تو لکھ دیا ہے اب پی سی بی نے. ویسے ذریعہ جو رضی صاحب کی زیر لب مسکراہٹ تھی نا, اس سے یہ بتا سکتے تھے یہ معاملہ ہے کیا. چلیے آپ نے بال میری طرف پھینک دیا, میں بتاتا ہوں. وہ ضرور دیں گے کیونکہ ان سے لینا بھی چاہیے تھا آپ کو. دیکھیے, محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی بھی ہے, محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بھی ہے, محسن نقوی صاحب مذاکرات کے لیے برج بھی ہیں, تو سب کچھ ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہوگا, کیونکہ مجھے یاد ہے یہ بات ویسے بڑی اس وقت ریلیونٹ تھی جو میں کرنا چاہتا ہوں, کہ اسلام آباد میں ایک بڑی کی پوسٹ پر کوئی ایک بڑے افسر کو لگانا تھا, تو شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی کوشش کی اور محسن نقوی صاحب نے بھی, لیکن بالآخر اس میں شہباز شریف صاحب ناکام ہوئے اور محسن نقوی صاحب کامیاب ہوئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ فیصلہ کس نے کیا ہوگا کہ پی سی بی نے وہ آئی سی سی کو خط لکھنا ہے. میں بات کروں گا بھارت کی. بھارت نے ہمیشہ, وہ ڈپلومیسی ہو, کرکٹ میچ ہو, وہ بلوچستان کا معاملہ ہو, وہ دریاؤں میں پانی چھوڑنے کا معاملہ ہو, پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کے معاملے پر خراب کرنا ہو, کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. یہ پاکستان کے لیے اچھا موقع ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی کرے, کوشش کرے کہ انڈین ٹیم پاکستان آ جائے. اگر بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آتی تو پھر پاکستان کو اس معاملے کو انٹرنیشنل سطح پر لے کر جانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ پاکستان میں کرکٹ کو تباہ برباد کرنے والا انڈیا ہے, اور انڈیا جو ہے وہ اس نے مناپلی کی ہوئی ہے. پاکستان کو سخت موقف اختیار کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں اس پر کلیکٹیو ایک وزڈم کے ساتھ فیصلہ لینا چاہیے, اور ایک شخص کی بجائے تمام حکومت جو ہے, کیبنٹ جو ہے, اس کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اس معاملے پر کم از کم بھارت کو ایکسپوز کرنا چاہیے, اور ہمیں بھی انٹرنیشنلی پاکستان کو آواز بلند کرنی چاہیے, اور ہمیں اس معاملے کو کم از کم میڈیا پر زیادہ اجاگر کرنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہمیشہ انڈیا نے پاکستان کو ہر محاذ پر ناکام کرنے کے لیے بلین آف ڈالر سپینڈ کیے ہیں. وہ بلوچستان کی بات کر رہا ہوں, اور کرکٹ میں پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے یہاں پر انڈیا دہشت گردی میں انوالو رہا ہے. لاہور میں جو سری لنکا پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اس میں انڈینز انوالو تھے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے, پاکستان
पाकिस्तान को हर महाज पर पीछे छोड़ने के लिए भारत किस तरह पाकिस्तान को बदनाम करता है, इसलिए इस मामले पर कोई भी लीनेंट वो मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को सख्त मौक़िफ़ के साथ ना सिर्फ ICC को बल्कि इसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि आपको कानूनी अच्छा, चारा अनवर साहब, आपने सख्त और बिल्कुल ये बात मौक़िफ़ के हवाले से बात की ना, तो मेरे पास एक जो कयास सराहियां हो रही हैं, अभी इसको मैं खबर तो फौरी तौर पर नहीं कह सकती क्योंकि मुसद्दिक़ ज़राए से मेरे तो ज़्यादा बेहतर होता है। रिजवान साहब, कहा जा रहा है कि सख्त फैसले का इम्कान है। वो सख्त फैसला हो क्या सकता है? वो ये कि भारत अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो आइंदा पाकिस्तान कभी उनके साथ मैच नहीं खेलेगा। आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब अगर वो ये सोच भी रहे हैं तो क्या वो सिर्फ PTI के कान मरोड़ने की हद तक के फैसले कर सकते हैं या फिर वो वाकई में कोई बड़ा स्टांस ले सकते हैं? देखिए, भारत ने, जहाँ पे अनवर भाई ने बताया कि वो पाकिस्तान को हमेशा घेरने की कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद कि पूरे साउथ एशिया में से उसके मफादात का जनाजा निकल गया। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, हर जगह के ऊपर प्रो इंडियन सेंटिमेंट्स को मार पड़ी और प्रो इंडियन रजीम जो थी वो गिरी हैं। इस पूरे रीजन के अंदर, सार्क के तमाम ममालिक के अंदर, अफगानिस्तान के अलावा कहीं पे भी इस वक्त इंडिया के लिए नरम गोशा रखने वाली हुकूमत नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। उस सूरत के अंदर देखिए, क्रिकेट के अंदर हम इस तरह की कोई भी सियासत की दरआवरी जो है वो अफोर्ड नहीं करते, पाकिस्तान नहीं करता। भारत ने तो पूरी कोशिश की थी, और जो लिबर्टी पे हमला हुआ था, उस वक्त मेरा ऑफिस भी साथ ही होता था, उस पे जो हमला हुआ था उसमें भी मैं भारतीय डांडे मिले थे, लेकिन और फिर बहुत अरसे तक आलमी टीमें जो है वो पाकिस्तान में आने से कतराती रही, बल्कि कुछ टीमें तो आई और दौरे अधूरे छोड़ के चली गई। इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की टीमें जो थीं, कुछ ने आने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने एतमाद बहाल किया, कोई भी हुकूमत हो, लेकिन एतमाद बहाल किया और लेके आए। मेरा ख्याल ये है कि, मेरा ख्याल है, इसार राना साहब जो हैं वो इसका डिनायल भी कर सकते हैं, मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे हुकूमत में, और दोनों साइड की हुकूमतों में से जो बड़े हैं उनको इंटरफेयर करना चाहिए। तो वो पॉलिसी है ना जो लिख के दी हुई है नई दिल्ली ने क्रिकेट बोर्ड को, इंटरफेयर करना चाहिए। अब जरा आपने मुझे बड़े भी बताने, चलिए इस बात का जवाब इसार राना साहब चले। इसार राना साहब, कौन से बड़े? क्योंकि हमने देखा है कि जब भी मामलात को इंडियन की तरफ से किसी की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश के हवाले से कोई गुफ्तगू हमने सुनी हो तो वो हमेशा नून लीग के हलकों की तरफ से आती है। अभी लास्टली भी जो पाकिस्तान में एक अहम इजलास हुआ, वहां पर जो उनकी सहाफ़ी हैं उनसे नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, मरीम बीबी की बात हुई, और आज भी लंदन में बैठ के बड़े मियाँ साहब ही कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने में कोई दिक्कत आ सकती है, फिर वही कर लें। नहीं, देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो ख़त्म होनी चाहिए, और कम से कम आवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना, कि जो, अगर आपका जो सवाल का पहला हिस्सा था कि जो बड़े हैं उनके फैसले, तो उसमें आवाम का क्या कसूर है? दोनों तरफ की, हमें दोनों तरफ की आवाम को मिला क्या इस सारे उससे? भूख, नंग, गुर्बत, और क्या मिली? तो अगर हम ये समझें, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि कौमों की ज़िंदगी में ना गैरत बड़ा मैटर कर रही होती है, और गुर्बत और इमारत कोई मैटर नहीं करती। मुल्क, छोटे से मुल्क भी जो हैं वो अपने पैरों पे अपनी गैरत का पहरा दे देते हैं। भारत को पहली दफ़ा तो इनकार कर नहीं रहा, उसने पहले भी किया और हमने उसका हुक्म को माना और हाइब्रिड उस पर चले गए। माजी में भी रिसेंट पास के अंदर हम मानेंगे इसार राना साहब, ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं ही वहीं जा रहा हूँ। देखिए, जो ICC है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की लोंडी है, ICC भारत की लोंडी है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला IPL के नाम पे भारत से जाता है, पैसे खर्चता है, जुआ दुनिया का सबसे बड़ा होता है, कोई उस तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, ठीक है ना। तो वो इतना तगड़ा है, अगर वो तगड़ा है तो फिर हमारे जूते की नोक पे भाई तगड़ा है तो, लेकिन क्या हम अगर वो हमारे तरफ नहीं आता, हम क्यों चले जाते हैं? क्या हम अपनी टीम को या अपने आप को बहैसियत पाकिस्तान कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? क्योंकि ये एक वो अहम मैच होता है किसी भी सीरीज का हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, कि जब भी पाक भारत टीमें आमने सामने होती हैं तो दुनिया भर के जो लोग हैं वो मुतहरिक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मैच देखा जाता है। और जो आप जुए की बात करते हैं, मैं तो उस तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन आपने बात की तो आपको पता है एक बहुत बड़ा मेला सचता है इकोनॉमी का।
देखें, क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट हो इंटरनेशनल लेवल पे, उस पे सिर्फ एक ही मैच होता है, वो पहला मैच ही फाइनल होता है, और वो होता है पाकिस्तान भारत का। ठीक है, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अगर मैं जो बात कुछ और कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर भारत ये माजी में भी कर चुका, हम फिर भी जाते रहे खेलने। हमारे तो वजीर आजम साहब पहुंच गए देखने के लिए फाइनल, और फिर कहा यह जाता है कि वो फाइनल हम जीत सकते थे, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पे हम हार गए। उस वक्त वजीर दाखिला मोहसिन नकवी नहीं थे, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी नहीं थे। अनवर रजा साहब, इस बार बड़ा एक वही हर जबान पर मोहसिन नकवी होता है, तो मोहसिन नकवी साहब फिर क्या फैसला करेंगे? जाएंगे या फिर कहेंगे कि नहीं तो फिर नहीं? नहीं, वो नहीं जाएंगे। अच्छा। ये बात तो बिल्कुल तय है, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये है, देखिए कि ये दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का एक बड़ा सुनहरी एक बाब भी हो सकता है। देखिए, हमने माजी में भी क्रिकेट डिप्लोमेसी की, लेकिन अगर भारत इसी तरह हर दर्मी का मुजाहरा करेगा तो फिर पाकिस्तान को उसे इंटरनेशनली एक्सपोज करना होगा कि श्रीलंका की टीम पर हमला उन्होंने करवाया, पाकिस्तान में क्रिकेट के खात्मे के लिए उन्होंने भरपूर कोशिशें की। आईसीसी की अगर बात करें तो आईसीसी ने हमेशा भारत का साथ दिया, क्योंकि भारत, आपको पता है, आईपीएल अगर आप देखें तो वो बहुत महंगी सीरीज होती है। आप देखिए कि पाकिस्तान का बजट अपनी जगह पे और उनका बजट एक अपनी जगह पर। दूसरी बात देखिए, इससे पाकिस्तान को इसलिए भी फायदा हासिल करना चाहिए कि पाकिस्तान को भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात करने चाहिए। सिर्फ ये क्रिकेट मैच नहीं, इससे आपकी तिजारत, ट्रेड भी शुरू हो सकती है, आपके बेहतर ताल्लुकात भी हो सकते हैं। बिलाखिर आप जो कुछ भी करें, ठीक, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर, आपने इंडिया को एक्सपोज करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने हमसाया मालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात को भी फरोग देना है। और इसमें हमेशा पाकिस्तान ने पहल की है और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान हमेशा खत्ते में अच्छा, ये जो आपने बेहतर ताल्लुकात के हवाले से है। बात की, मेरे पास लास्ट 2.5 मिनट से मैं चाहती हूँ रजी साहब को कमेंट ले लूँ। रजी साहब, एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक खबर आई थी कि इसहाक डार साहब की और वजीर खारजा जो इंडियन थे, उनकी एक छोटी सी मुलाकात हुई, जिसमें कहा जा रहा था कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ छोटी मोटी बातचीत हुई है। आपको लगता है कि उसको, उस मुलाकात को थोड़ा सा मलहूज़े खातिर रखा जाएगा, या हो सकता है इसहाक डार साहब भी इसमें कोई इनिशिएट करें? देखिए, उन्होंने डिप्लोमेटिक सोर्सेज के जरिए ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि वो सुबह के नाश्ते के अंदर चाहेंगे कि इसहाक डार साहब उनके साथ बैठे हों, और इसहाक डार साहब उनके साथ जब बैठे तो उन्होंने ये कहा कि आप इसके अंदर जो है वो अगर कश्मीर का जिक्र ना करें, चलिए मैं आपको जराए के हवाले से जो मुझे पता है, तो उसके नतीजे के अंदर हम आपके लिए भी कुछ गुडविल करेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि चलिए हम इस फोरम के ऊपर कश्मीर का जिक्र नहीं करते, तो आप जरा क्रिकेट टीम भेज दीजिएगा। तो उसके ऊपर उन्होंने कमेंट तो नहीं किया था, लेकिन नतीजा हमारे सामने आ गया। हमारे एक दोस्त हैं जी, नासिर भट्ट साहब, पीआईए से रिटायर हुए, उन्होंने अभी तजवीज भेजी है पूरे प्रोग्राम देखते हुए। उन्होंने कहा कि देखिए, इस वक्त कम से कम 4 स्टेडियम बने बनाए आपके पास हैं, जो आधा स्टेडियम भारत में है और आधा स्टेडियम पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा वाघा के अंदर पाकिस्तान की साइड पे भी वैसे ही सीढ़ियां बनी हुई हैं जिस तरह की भारत के साइड पे बनी है, गंडा सिंह वाला के अंदर भी वैसे ही बनी हुई हैं, ये बॉर्डर क्रॉसिंग में जिनकी बात कर रहा हूं, खोखरा पार, मोना बाव और फाजल का, ये 4 जगह उन्होंने पॉइंट आउट किए कि यहाँ पे परली तरफ भी सीढ़ियां बनी हुई हैं, इधर भी लोग परेड देखने आते हैं। उन्होंने कहा इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए, उधर की टिकटें भारत की लोग क्रिकेट बोर्ड बेचे, इधर की टिकटें पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बेचे, और वहां पे आप मैचेस करवा लीजिए, क्योंकि दोनों मुल्कों ने और खास तौर पे भारत ने अभी तक हमसायों के साथ रहना नहीं सीखा। अच्छा, मेरे पास सिर्फ एक लास्ट मिनट रह गया, क्विकली मैं आप तीनों का कमेंट लूंगी, और मैं अक्सर इस तरह के सवाल किया करती हूँ। रजी साहब, आपसे आगाज करूंगी, इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या हम हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे? हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। अनवर रजा साहब? बिल्कुल हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे। इसार राना साहब? एक बंदे ने कहा कि मैं पीर हूं, तो उन्होंने कहा तू ये दीवार को अपने पास बुला। उसने कहा दीवार आ जा, वो नहीं आई, वो दीवार की तरफ चला गया। कहता सी बस ही शरीफ लोगों वो नहीं आती थे, आप चले जाएंगे। तो हम तो शरीफ लोग हैं भाई, वो नहीं आएंगे तो हम खुद चले जाएंगे। सही। अच्छा, ये जो हमारे पैनल के एनालिसिस होते हैं ना, बाज़ औक़ात बहुत सच्चे साबित होते हैं, और इससे पहले भी इस हवाले से बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, और ये भी मैं आज अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी कि क्लिप संभाल के रखें। वी जस्ट होप, हम चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान आए और ये जो बर्फ है ये पिघले, क्योंकि वहाँ के लोग पाकिस्तानियों से मिलना चाहते हैं, और हम पाकिस्तानी भी दिल खोलकर हिंदुस्तानी कौम का इस्तकबाल करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को सोचना होगा और वहाँ की हुकूमत को मिल बैठकर जरा ये इसका कोई मुस्बत जो है ना वो फैसला करना होगा कि आखिरकार बेहतरीन हो क्या सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।